दोस्तों, हम में से हर कोई अपने पैसों को बचाना चाहता है और पैसों को इन्वेस्ट करने की अहमियत के बारे में हम सभी जानते हैं। और आजकल तो इन्वेस्ट करने के कई सारे तरीके भी अवेलेबल हैं, जिनमें से एक है स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पर स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर बहुत सारे लोग घबरा भी जाते हैं, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी तरह से जानते नहीं। वो ये नहीं जानते कि एक स्टॉक क्या होता है और इसे कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, क्या ये स्टॉक हमारे लिए फायदेमंद होते हैं या नहीं, कहीं ये रिस्की तो नहीं, यार ऐसा ना हो कि हमारे सारे पैसे डूब जाएं। ऐसे कई सारे प्रश्न उन सभी के मन में आते हैं जो लोग आज तक स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते। उन्हें तो यही लगता है कि ये तो एक रिस्की गेम है और ये हमारे बस का नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, रिस्क तो कुकर में खाना पकाने का भी है। लेकिन एक बार जब आप कुकर में खाना पकाना सीख जाते हैं तो क्या वो रिस्क कम नहीं हो जाता? रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी है। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से गाड़ी चलाना जानते हैं और आपको पता है कि गाड़ी को किस तरह से मैनेज करना है, तो ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा भी काफी कम हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी तरह जान जाते हैं, उसे अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो इस रिस्क को आप कम कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप स्टॉक मार्केट के रिस्क से कभी बच सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, इसकी अच्छी जानकारी ले लेते हैं, तो आप इस रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और उसके बाद भी कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल उठता होगा, यार कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, भला हम इसमें पैसे क्यों लगाएं? लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते और इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक जुआ ही है। आपको ये समझना होगा कि नॉन कैलकुलेटेड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में फर्क होता है। और मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आपको स्टॉक मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना चाहिए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, यार कि स्टॉक मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जाता है? तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो अगर आप जवान हैं और आप अच्छे खासे पैसे भी कमा लेते हैं और उसमें से अच्छे खासे पैसे बचा भी लेते हैं, तो आप थोड़े ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 से 60 के आसपास में है, तो आपको थोड़े से कम रिस्क लेने चाहिए। और साथ ही आपको ये भी देखना चाहिए कि आप जो रिस्क ले रहे हैं उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट होने वाला है सिर्फ 5 रुपए, लेकिन अगर वहां पर पैसे डूब गए तो आपको 20 रुपए तक का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आपको वहां पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट की ABCD के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने ABCD समझ ली तो आप इजीली स्टॉक मार्केट को भी समझ जाएंगे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो मान लीजिए एक कंपनी का ओनर है और उस ओनर को अपनी कंपनी को ग्रो करना है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला ये कि ओनर के पास अगर इतना फंड है तो वो खुद ही अपनी कंपनी को ग्रो कर सकता है, और उसके पास अगर इतने पैसे नहीं है तो वो कुछ अमीर लोगों से पैसे लेकर अपनी कंपनी में लगा सकता है ताकि उसकी कंपनी ग्रो हो जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, या फिर ओनर चाहे तो पब्लिक फंडिंग के जरिए भी अच्छे खासे पैसे ला सकता है ताकि वो अपनी कंपनी को ग्रो कर सके। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, यार कि पब्लिक फंडिंग का क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि कंपनियां शेयर मार्केट में अपने स्टॉक को लिस्ट करती हैं, और ऐसे में बहुत सारे हम जैसे लोग उस कंपनी के शेयर को बाई करते हैं, और बदले में वो कंपनी हमें कुछ शेयर्स अलॉट करती है, जिसे हम IPO के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। और एक बार IPO खत्म हो जाता है तो उसके बाद आम लोग भी इस कंपनी के शेयर्स को इजीली बाई कर पाते हैं, और देखते ही देखते उस कंपनी को अच्छी खासी फंडिंग में मिल जाती है, और वो कंपनी ग्रो करने के लिए उस फंड का इस्तेमाल भी कर पाती है। और जिन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं वो उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन है कुल 3 करोड़ रुपए, और वो कंपनी 3 लाख शेयर्स ऑफर कर रही है। तो ऐसे में हर एक शेयर की वैल्यू होगी करीब 100 रुपए। अब ऐसे में कोई व्यक्ति अगर उस कंपनी के केवल 20 शेयर भी खरीद लेता है तो वो उस कंपनी में 2000 रुपए का मालिक बन जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी में आपका 2000 रुपए का हिस्सा है, और इसी हिस्से को हम शेयर्स भी कहते हैं, जिसका मतलब ये भी हुआ कि आप उस कंपनी के अब एक शेयर होल्डर बन चुके हो। अब ये मान लीजिए कि आगे चल करके फ्यूचर में वो कंपनी करीब 6 करोड़ रुपए की हो जाती है, तो उसके हर एक शेयर की वैल्यू होगी करीब 200 रुपए, यानी जो 2000 रुपए आपने लगाए थे वो बढ़ करके अब हो चुके हैं 4000 रुपए। और इसका मतलब यह हुआ कि अब आप उस कंपनी में 4000 रुपए के मालिक हैं। लेकिन अगर वहीं पर वो कंपनी लॉस में जाती है और उसकी वैल्यूएशन केवल 1 करोड़ ही रह जाती है, तो ऐसे में एक शेयर की वैल्यू होगी केवल 33 रुपए। तो ऐसे में आपको नुकसान भी हो सकता है,
लेकिन याद रहे कि अगर आप समय रहते उस शेयर को बेच करके अपने पैसे निकाल लेते तो आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या फिर फ्यूचर में ये कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो आप अपने शेयर स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर वो कंपनी फ्यूचर में आगे चल करके ग्रो होती है और कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है, तो ऐसे में वो कंपनियां उन पैसों को अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती हैं। या तो वो आपको वो पैसे के रूप में देती हैं या फिर उन पैसों के बदले आपको कुछ नए शेयर्स अलॉट कर देती हैं, जिसे हम डिविडेंड के नाम से भी जानते हैं। और कंपनी का प्राइस तब ऊपर जाता है जब उसे काफी सारे लोग खरीदना शुरू करते हैं। और मार्केट का एक यूनिवर्सल लॉ भी है, इफ डिमांड गोज अप प्राइस गोज अप एंड वाइस वर्सा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर एक कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा रही है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहेंगे। और जब लोग उस कंपनी के शेयर्स को बाई करेंगे तो उसकी डिमांड भी बढ़ने लगेगी, और जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसके हर एक शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। और ठीक इसी का उल्टा, अगर वो कंपनी नुकसान में जा रही है और उसे लगातार नुकसान पे नुकसान ही हो रहे, तो उस कंपनी के शेयर्स कोई भी बाई करना नहीं चाहेगा। और ऐसे में जिनके पास वो शेयर्स हैं, वो भी अपने शेयर्स बेचकर उस कंपनी से निकलने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में उसके हर एक शेयर की वैल्यू लगातार गिरती ही चली जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सी समझने वाली बात यह है कि आपको एक कंपनी के शेयर्स तब खरीदने चाहिए जब उसकी वैल्यू कम हो, और जब वो कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट कमा रही हो, धीरे धीरे ग्रो कर रही हो। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो उस कंपनी के शेयर्स को बेचकर अपने पैसे ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी हिस्सेदारी उसमें बनाए रख सकते हैं। चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने गूगल जैसी कंपनी में 2004 में पैसे लगाए होते, तो अब तक आपको अरबों रुपए डिविडेंड के रूप में मिल चुके होते। और मान लीजिए अगर वो व्यक्ति अपने शेयर्स नहीं बेचता है, तो जिंदगी भर गूगल उसे डिविडेंड के रूप में पैसा देता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक और सच है जिसे आपको जान लेना चाहिए कि सारी कंपनियां गूगल या एप्पल जैसी नहीं होती। बहुत सारी कंपनियां अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाती और वो मार्केट में टिक नहीं पाती, जिस कारण वह फेल भी हो जाती हैं। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। हालांकि आप इंडिया में इन दोनों में से किसी में भी पैसा लगा सकते हैं। और यहाँ पर पैसा लगाने के लिए आपको अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। जिस तरह से हमारा बैंक अकाउंट होता है जहाँ पर हम पैसे रखते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में हमारे लिए एक डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पर हमारे शेयर्स रखे होते हैं। और सबसे अच्छी बात कि डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो जाता है। जब भी आप शेयर्स बाय करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में यहाँ से पैसे लगा सकते हैं, और जब भी आप कोई शेयर्स सेल करते हैं तो आपके जो पैसे हैं वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाते हैं। और अब तो डीमैट अकाउंट खोलना भी बहुत आसान हो चुका है, जिसे आप इजीली अपने मोबाइल से भी केवल कुछ मिनटों में ही खोल सकते हैं। और ऐसी कुछ कंपनी को मैं जानता भी हूँ जहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट पूरी तरह से सिक्योर होता है। उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं भला डीमैट अकाउंट का क्या करूँगा। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं या नहीं, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको डीमैट अकाउंट की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अपना डीमैट अकाउंट ज़रूर खोलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद से कुछ ट्राई नहीं करते हम कुछ सीख नहीं सकते। इसलिए अगर आप सीखना भी चाहते तो आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना ही चाहिए। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं कि स्टॉक मार्केट के रिस्क को कोई खत्म नहीं कर सकता। हाँ, उसे सीख कर हम कम ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, अगर हम जिंदा हैं तो मरने का रिस्क तो है ही। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लापरवाही से अपना जीवन बिताएं, रोड्स बिना देखे ही क्रॉस करें और हम किसी ऊंची जगह पर सुपरमैन बनने की कोशिश करें। ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट का रिस्क भी कम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट में कुछ एक्सपर्ट से नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टॉक एक्सपर्ट्स को आप जानते होंगे, उतने ही ज़्यादा सक्सेस के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप यहाँ पर पूरी तरह से स्टॉक एक्सपर्ट पर डिपेंड हो जाए, बल्कि आप खुद भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लेते रहें, उसके बारे में बुक्स पढ़ते रहें, नॉलेज लेते रहें और अपनी स्टॉक मार्केट की नॉलेज को बढ़ाते रहें, ताकि आप भी खुद एक दिन स्टॉक एक्सपर्ट बन जाएं और आपको इन स्टॉक एक्सपर्ट्स पर डिपेंड भी ना रहना पड़े। लेकिन हाँ, एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सभी एक्सपर्ट्स स्टॉक एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो पैसे लेकर किसी कंपनी के शेयर्स को प्रमोट करते हैं।
इसलिए वो स्टॉक एक्सपर्ट आपको उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए बोल सकते हैं जिनके लिए उन्हें पे किया गया है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप आंख बंद करके इन पर कभी भरोसा ना करें, बल्कि अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उनकी बातें भी ना सुने। उनकी बातें सुनिए, समझिए और देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं या गलत, और उसके ऊपर अपनी रिसर्च कीजिए। और जब आपको सही लगे तभी आप अपने पैसे लगाएं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आपको कोई कंपनी पसंद आए तो उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लीजिए। ये देखिए कि पिछले कुछ सालों में उसने कितना अच्छा प्रॉफिट कमाया है, उसने अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया है, उसके ओनर्स कैसे हैं, उसका मैनेजमेंट कैसा है, क्या वो सारी बातें शेयर होल्डर्स को बताते हैं या नहीं, क्या वो अपने फ्यूचर प्लान शेयर करते हैं या नहीं, उस कंपनी की टीम कैसी है। ऐसा करके आप उस कंपनी के हर पहलू को परख सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा कि जिस भी कंपनी में आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करने के कितने ज्यादा चांसेस रखती है। क्या वो ऐसा कोई बिजनेस कर रही है जो फ्यूचर में जाकर के बहुत ज्यादा ग्रो हो सकता है या नहीं। अगर आपको लगता है कि वो एक ऐसा बिजनेस कर रही है जो फ्यूचर में जाकर के ग्रो कर सकता है, तब आप उस स्टॉक को परचेस करने के बारे में सोच सकते हैं। तब आप अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। अब आपके मन में भी तो कई सारी कंपनियां आ रही होंगी। आप सोच रहे होंगे यार कि इतने सारे गेम्स चलते हैं और गेम और टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां तो बहुत सारा पैसा छापती होंगी। तो ये सही भी है और नहीं भी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पबजी और पोकेमोन जैसे गेम्स, जो कि कुछ समय तक तो काफी ज्यादा हाई डिमांड में थे, लेकिन उसके बाद वो कहां चले गए कोई नहीं जानता। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी कंपनियां शॉर्ट टर्म में तो पैसा कमाने के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा कोई पबजी तो नहीं खेलने वाला और ना ही कोई पोकेमोन खेलेगा, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, हर किसी का टेस्ट बदलता रहता है, हर किसी को कुछ नया चाहिए होता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना ही होगा, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा कम प्रॉफिट होगा या हो सकता है कि आपको नुकसान भी झेलना पड़े। और अगर आप भी वॉरेन बफे जैसी वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको भी लॉन्ग टर्म तक के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना ही होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट को एक करियर की तरह ले रहे हैं तो आपको धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी तरह से जानना और समझना होगा, ताकि आप स्टॉक मार्केट के एक एक्सपर्ट बन जाएं। और अब तक जितना भी मैंने आपको बताया ये सब तो खाली छोटी छोटी और बेसिक सी चीजें हैं। स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और इसे एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो कुछ बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं, जैसे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द फैल्कन मेथड, अ वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये सारी बुक्स पढ़ करके आप स्टॉक मार्केट के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा नहीं कहता कि इन बुक्स को पढ़ने के बाद आप स्टॉक मार्केट के एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी और हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां भी हो और आपको उन गलतियों से सीखना भी होगा। तभी आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर इतना कुछ सुनने के बाद अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि यार ये सब तो बहुत मुश्किल है, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप डायरेक्टली अपने पैसे SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जहां पर आपको किसी भी रिसर्च की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड चुनना है और आप हर महीने उसमें SIP के थ्रू कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और SIP के बारे में हमने काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी बना रखी हैं, आप जाकर के हमारे चैनल पर जरूर चेकआउट कीजिएगा। और हाँ, इसके लिए भी आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी स्टॉक मार्केट की कुछ बेसिक सी नॉलेज, जिससे आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि एक कंपनी को किस प्रकार चूज करना चाहिए और किस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, और कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी है और कौन सी बुरी। उम्मीद है कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे, लेकिन अगर अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हो सकता है कि मैं अगली वीडियो उसी पर बना दूं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।